नमस्कार। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक सीधी और महत्वपूर्ण बात कही है। जी। उन्होंने कहा कि चीन का उदय और हमारी अस्थिर सीमाएं आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेंगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं लग रहा है, बल्कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति की दिशा तय करने वाला एक काफी अहम नजरिया है। बिल्कुल। आज हम इसी बयान और इससे जुड़े जो पहलू हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर। बिल्कुल। और ये बयान देखिए सिर्फ सीमा पर तनाव तक ही सीमित नहीं है। ये असल में चीन का जो बढ़ता हुआ वैश्विक प्रभाव है, उसकी आर्थिक ताकत है। हाँ। और जो तेजी से वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उस बड़े कैनवस पर भारत कहाँ खड़ा है ये दिखाता है। अच्छा। हमारे पास जो लेख और विश्लेषण है वो इसी मतलब जटिल तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं, जैसे ऐतिहासिक सीमा विवाद हो गए। फिर के बाद जो हकीकत बदली है वो है आर्थिक निर्भरता की बात है, कूटनीतिक संतुलन की जरूरत, और हाँ, भविष्य की जो समुद्री चुनौतियां हैं उन तक। तो हमारा मकसद आज यही रहेगा कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो विश्लेषण है, वो निकालकर सामने रखें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी मुख्य बिंदु पर आते हैं। सीडीएस ने विशेष रूप से चीन और अस्थिर सीमाओं को ही सबसे बड़ी चुनौती क्यों कहा? मतलब कई और भी तो मुद्दे हो सकते हैं। हाँ, मुद्दे तो हैं, कई हैं, लेकिन स्रोत यही बताते हैं कि ये चुनौती सबसे, आप कह सकती हैं, बुनियादी है और इसके कई आयाम हैं। ऐतिहासिक जड़ें तो हैं ही, वो ब्रिटिश काल की अधूरी या कहीं विवादित सीमा रेखाएं, खासकर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर वो मसले कभी पूरी तरह सुलझे ही नहीं। सही। लेकिन हाल के सालों में जो बदलाव आया है वो है चीन का बढ़ता हुआ आक्रामक रवैया। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर तनाव सिर्फ बना नहीं रहता, हाँ। बल्कि चीन की तरफ से उसे बदलने की कोशिशें होती रहती हैं। तो ये अस्थिरता सिर्फ सैन्य नहीं है, ये रणनीतिक है, और चीन की बढ़ती ताकत इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और इसी बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए सीडीएस ने एक त्रिआयामी रणनीति का जिक्र किया है। PLA से निपटने के लिए स्मार्ट बातचीत, जी, नियमों का पालन और चीन के आक्रामक नैरेटिव का मुकाबला करना। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर जमीन पर इसका मतलब क्या है? देखिए, स्मार्ट बातचीत का मतलब है कि सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर बातचीत जारी रखना, मगर अपनी शर्तों और अपने हितों पर अडिग रहते हुए। अच्छा। ये कोई नरमी नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ बातचीत है। नियमों का पालन पर जोर देना, ये असल में चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की एक कोशिश है। ये दिखाने के लिए कि भाई भारत तो जो स्थापित समझौते हैं, कानून है, उनका सम्मान करता है, जबकि चीन नहीं कर रहा। और तीसरा वो नैरेटिव वाला? हाँ, आक्रामक नैरेटिव का मुकाबला। आज का जमाना सूचना युद्ध का है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। ये बहुत जरूरी है। चीन अक्सर क्या करता है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। हाँ, देखा है। तो भारत को इस प्रोपेगेंडा का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूती से जवाब देना होगा। इसी संदर्भ में अगर देखें तो 2020 का गलवान संघर्ष वो एक बहुत अहम मोड़ माना जाता है। स्रोत कहते हैं कि ये भारत चीन संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट था। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था? देखिए, गलवान सिर्फ एक हिंसक झड़प नहीं थी। वो दशकों से जो एक समझ बनी हुई थी ना कि सीमा पर तनाव भले ही हो, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी, वो टूट गई। भारत ने इस घटना के जरिए एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया कि भाई यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोई भी कोशिश होगी तो उसका सिर्फ विरोध नहीं होगा, बल्कि उसका जोरदार जवाब भी दिया जाएगा। अच्छा। ये भारत की जो पहले थोड़ी प्रतिक्रियावादी नीति थी, उससे हटकर एक ज्यादा सक्रिय और दृढ़ रुख अपनाने का संकेत था। इसने दोनों देशों के बीच जो विश्वास था उसे लगभग खत्म ही कर दिया। और इस बदले हुए रुख का असर जमीन पर भी दिखा है ना? भारत ने सीमा पर जो बुनियादी ढांचा है, जैसे सड़कें, पुल, हवाई पट्टियां, उनका निर्माण और सैन्य तैनाती, उसमें काफी तेजी लाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गलवान ने ये साफ कर दिया कि सिर्फ वो पुराने समझौतों पर निर्भर रहना काफी नहीं है, जमीनी हकीकत को मजबूत करने की जरूरत है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सैनिकों और साजो सामान की आवाजाही तेज हो, निगरानी की क्षमता बेहतर हो, और कोई भी हरकत हो तो उसका तुरंत जवाब दिया जा सके। सही। ये भारत की रक्षा तैयारियों में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। ये दिखाता है कि भारत अब एक लंबी अवधि की चुनौती के लिए तैयार हो रहा है। ये दिलचस्प है, क्योंकि पहले भी तो समझौते हुए थे शांति बनाए रखने के लिए, जैसे 1993 का वो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट या 2013 का बॉर्डर डिफेंस
कोऑपरेशन एग्रीमेंट? हाँ, हुए थे। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, चीन की रणनीति अक्सर इन समझौतों के शब्दों से ज्यादा उनकी भावना का उल्लंघन करने की रही है, जिसे सलामी स्लाइसिंग या ग्रे जोन रणनीति कहते हैं। ये क्या चीज है? सही कहा आपने। ग्रे जोन रणनीति का मतलब होता है ऐसी कार्रवाइयां करना जो सीधे सीधे युद्ध तो नहीं है, लेकिन शांति भी नहीं रहने देती। अच्छा। हाँ, मतलब बीच का रास्ता। हाँ, युद्ध और शांति के बीच का एक धुंधला सा क्षेत्र। और सलामी स्लाइसिंग इसी का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जमीनी हकीकत को बदला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी, या वहां कोई अस्थायी सा निर्माण कर लिया, या उस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करने वाले नक्शे जारी कर दिए। ये इतने छोटे कदम होते हैं कि उन पर कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लगातार ऐसा करते रहने से चीन धीरे धीरे जमीन पर अपनी स्थिति मजबूत करता जाता है। तो सीरियस का नजरिया यह है कि ऐसी हर छोटी कोशिश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि ऐसी हर कोशिश को शुरुआत में ही पहचानना जरूरी है और सामूहिक रूप से उसे चुनौती देनी होगी, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो या कूटनीतिक विरोध हो या फिर सार्वजनिक तौर पर उसे उजागर करना हो। अगर इन छोटी छोटी हरकतों को अनदेखा किया गया तो ये मिलकर एक बड़ा रणनीतिक बदलाव बन सकती हैं, जिसे बाद में पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीमा विवाद के अलावा एक और बहुत बड़ा मोर्चा है आर्थिक और तकनीकी वाला। स्रोत भारत और चीन के बीच भारी व्यापार असंतुलन का जिक्र करते हैं। इसका क्या रणनीतिक महत्व है? ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है। देखिए, भारत का चीन पर आयात के लिए बहुत ज्यादा निर्भर होना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनरी में और दवाइयों के लिए जो कच्चा माल होता है, एपीआईज। हाँ, एपीआईज का तो बहुत जिक्र होता है। हाँ, तो ये जो निर्भरता है, ये एक रणनीतिक कमजोरी है। स्रोत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चीन इस आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी कर सकता है। अच्छा। जिससे क्या होगा कि दूसरे क्षेत्रों में भारत के जो नीतिगत विकल्प हैं वो सीमित हो सकते हैं। ये व्यापार घाटा भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ तो है ही, साथ ही ये चीन को एक रणनीतिक बढ़त भी देता है। और इसी से जुड़ा है वो तकनीकी पहलू। सीडीएस का कहना है कि टेक्नोलॉजी नया हथियार है, और स्रोत बताते हैं कि चीन एआई, साइबर, स्पेस, 5G जैसी जो भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं, उनमें भारी निवेश कर रहा है। इस गैप को भरना कितना जरूरी है? ये बेहद जरूरी है, शायद सबसे ज्यादा जरूरी चुनौतियों में से एक। आज की और भविष्य की जो सैन्य ताकत है वो सिर्फ सैनिकों की संख्या या टैंक मिसाइलों पर निर्भर नहीं करेगी। जिसके पास तकनीकी बढ़त होगी वही निर्णायक बढ़त हासिल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध के तरीकों को बदल रहा है। साइबर हमले देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर सकते हैं। स्पेस आधारित क्षमताएं निगरानी और संचार के लिए कितनी अहम है ये हम जानते हैं। सही बात है। और चीन इन सब में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को इस अंतर को कम करने के लिए मतलब युद्ध स्तर पर काम करना होगा। क्या इसीलिए भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर इतना जोर दे रही है? क्या ये सिर्फ आर्थिक पहलू है या इसका रणनीतिक महत्व ज्यादा गहरा है? इसका रणनीतिक महत्व बहुत गहरा है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आयात का बिल कम करना नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी स्वदेशी तकनीकी क्षमता विकसित करना और जो महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण हैं उनके लिए बाहरी निर्भरता को खत्म करना। अच्छा। जब आप अपने हथियार और तकनीक खुद बनाते हैं तो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्हें ढाल सकते हैं और किसी बाहरी दबाव में भी नहीं आते। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अनिवार्य है ना? हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये देश में रिसर्च, इनोवेशन और रोजगार को भी बढ़ावा देता है। इन सैन्य और आर्थिक चुनौतियों के बीच कूटनीति की क्या भूमिका है? स्रोत मल्टीलेयर डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मल्टीलेयर डिप्लोमेसी का मतलब है कि भारत को एक साथ कई स्तरों पर और कई तरह के देशों के साथ अपने रिश्ते साधने होंगे। एक तरफ तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देश हैं। हाँ, क्वाड वाले देश। हाँ, क्वाड जैसे मंचों के जरिए साझेदारी को गहरा करना होगा, जिनका साझा हित क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला और स्वतंत्र बनाए रखना। ये चीन की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने में मदद करता है। और दूसरी तरफ इसे निभाना होगा, भले ही दुनिया के समीकरण बदल रहे हों।
रूस भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा सप्लायर रहा है। और सबसे जरूरी, अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इनके साथ मजबूत और भरोसे के रिश्ते बनाए रखना ये सबसे ऊंची प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि चीन वहां भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। बिल्कुल, चीन इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत को नेबरहुड फर्स्ट नीति पर गंभीरता से अमल करना होगा। कूटनीति का लक्ष्य साफ है, दोस्तों का दायरा बढ़ाना और दुश्मनों को सीमित करना। ये संतुलन साधना वाकई काफी जटिल लगता है। अच्छा, एक और दिलचस्प आंकड़ा ORF के 2024 युवा सर्वे से सामने आया है। इसमें 89% युवाओं ने माना कि भारत चीन सीमा विवाद ही देश की सबसे बड़ी विदेश नीति चुनौती है। इस आंकड़े का क्या महत्व है? ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि चीन से जुड़ी जो चुनौती है वो अब सिर्फ विशेषज्ञों या नीति निर्माताओं के बीच चर्चा का विषय नहीं रह गई है, बल्कि ये भारत की युवा पीढ़ी की सोच में भी गहराई से उतर चुकी है। वो इस मुद्दे की गंभीरता और इसके जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं उनको समझ रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता का एक अच्छा संकेत है। तो भविष्य में इस चुनौती से निपटने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? मतलब वो क्या कर सकते हैं? युवाओं की भूमिका तो कई तरह की होगी। जैसे हमने तकनीकी अंतर की बात की, उसे पाटने के लिए AI, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा R&D, इन सब क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं की भारी जरूरत पड़ेगी। सही। स्वदेशी इनोवेशन और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको यही युवा ऊर्जा देंगे। इसके अलावा वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने में, सॉफ्ट पावर के जरिए एक सकारात्मक छवि बनाने में और चीन जो गलत नैरेटिव फैलाता है उसका मुकाबला करने में भी जानकारी और समझ रखने वाले युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब एक और अहम पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र CDS ने खास तौर पर किया, समुद्री सुरक्षा। उन्होंने कहा कि भारत उत्तर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि वहां चीन है, इसलिए हमारा भविष्य भारतीय महासागर से जुड़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका क्या रणनीतिक अर्थ है? ये भारत की जो भू रणनीतिक हकीकत है उसका बिल्कुल सटीक आकलन है। देखिए, उत्तर में विशाल हिमालय है और चीन जैसा शक्तिशाली पड़ोसी है। ये भारत के जमीनी विस्तार या प्रभाव को सीमित करते हैं। हाँ, जाहिर है। इसलिए भारत का जो स्वाभाविक रुझान है और भविष्य है वो दक्षिण की ओर है, यानी विशाल हिंद महासागर की ओर। भारत का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा, मतलब तेल और गैस का आयात, इन्हीं रास्तों पर निर्भर है। मलक्का स्ट्रेट जैसा दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता भारत के करीब है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निगरानी और पहुंच क्षमता देते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत को अपनी नौसेना और समुद्री क्षमताओं पर कहीं ज्यादा ध्यान और निवेश करने की जरूरत है। निश्चित रूप से भारत को एक शक्तिशाली ब्लू वाटर नेवी बनाने की जरूरत है, यानी ऐसी नौसेना जो अपने तटों से दूर गहरे समुद्र में लंबे समय तक प्रभावी ढंग से ऑपरेट कर सके। ये सिर्फ तटों की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत के जो हित हैं उनकी रक्षा करने, समुद्री व्यापार मार्गों SLOCs को सुरक्षित रखने और इस क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति है उसको संतुलित करने के लिए जरूरी है। समुद्री सुरक्षा भारत की आर्थिक समृद्धि और रणनीतिक स्वायत्ता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। CDS ने एक और चिंता जताई है जो भविष्य से जुड़ी है, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संभावित गठबंधन का खतरा। क्या ये महज एक दूर की आशंका है या इसमें कोई ठोस आधार भी है? ये एक ऐसी संभावित चुनौती है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखिए, चीन और पाकिस्तान के बीच तो पहले से ही गहरी रणनीतिक साझेदारी है। CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, BRI का हिस्सा, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और जिसे लेकर भारत की संप्रभुता संबंधी चिंताएं भी हैं। उसने इस साझेदारी को और मजबूत किया है। और बांग्लादेश? चीन बांग्लादेश में भी बंदरगाहों में, बिजली संयंत्रों में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। जाहिर है इससे वहां उसका प्रभाव बढ़ रहा है। अगर भविष्य में ये तीनों देश किसी तरह का कोई रणनीतिक गठजोड़ बनाते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती होगी, क्योंकि तब भारत पर 2 या शायद 3 मोर्चों से दबाव बन सकता है। तो ऐसी किसी संभावना को रोकने के लिए भारत की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भरोसेमंद
और मजबूत रिश्ते बनाए जाएं और उन्हें बनाए रखा जाए। खासकर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जैसे देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना जरूरी है ताकि वे किसी बाहरी शक्ति के दबाव में ना आएं। नेबरहुड फर्स्ट नीति को सिर्फ कहना नहीं बल्कि जमीन पर उतारना होगा। सही। साथ ही बिम्स्टेक जैसे जो क्षेत्रीय मंच है उन्हें और ज्यादा सक्रिय बनाना होगा। मूल बात यही है, अपने पड़ोस में स्थिरता और सकारात्मक प्रभाव बनाए रखना। तो संक्षेप में कहें, सीडीएस जनरल चौहान के बयान और हमारे स्रोतों के विश्लेषण से ये साफ है कि चीन और अस्थिर सीमाएं ये भारत के सामने सबसे बड़ी और बहुआयामी चुनौती पेश करती हैं और इससे निपटने के लिए एक बहुत व्यापक रणनीति की जरूरत है। सही कहा आपने। और ये रणनीति सिर्फ सैन्य तैयारी तक सीमित नहीं रह सकती। इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता है, तकनीकी बढ़त हासिल करना है, बहुस्तरीय और कुशल कूटनीति का संचालन है और अपनी युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करना शामिल है। और जैसा कि सीडीएस ने रेखांकित किया, भारत के भविष्य की कुंजी हिंद महासागर में है, इसलिए समुद्री क्षमताओं का विकास एक अनिवार्य शर्त है। ये एक लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। यानी भारत को आने वाले दशकों में एक साथ कई मोर्चों पर सेना, अर्थव्यवस्था, तकनीक, कूटनीति और समुद्री क्षेत्र में लगातार काम करते रहना होगा। जी बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने स्थापित चुनौतियों पर तो बात की, चीन, सीमा, तकनीक, कूटनीति, लेकिन अगर हम स्रोतों से थोड़ा आगे सोचें तो भविष्य में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को किन उभरते हुए अप्रत्याशित या शायद अभी कम चर्चित क्षेत्रों या गठबंधनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है? अच्छा सवाल है। क्या आर्कटिक क्षेत्र में जो भू राजनीतिक हलचल बढ़ रही है या अंतरिक्ष आधारित सैन्य क्षमताओं का जो तेजी से विकास हो रहा है, क्या वो भारत की रणनीतिक गणनाओं को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई एक प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि भविष्य की चुनौतियां हमेशा परिचित रास्तों से ही नहीं आती। उभरते हुए क्षेत्र जैसे आर्कटिक या स्पेस या फिर कहिए क्लाइमेट चेंज से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां, ये सब भविष्य की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इन पर नजर रखना जरूरी होगा।